नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। तैयारियों में सबसे ज़्यादा और सबसे आगे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि सत्ता पर अभी विराजमान है भारतीय जनता पार्टी और मिशन रिपीट का सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है। सवाल इस बात का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी विरोधियों को धूल चटा पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट का सपना पूरा कर पाएगी? हमारे साथ आज मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्नोत्री जी, जो कि भोगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं और इस वक्त अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही अपनी रणनीति भी बना रहे हैं ताकि विरोधियों को धूल चटाई जा सके। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के लिए उनकी रणनीति क्या है और किस तरह वो अपने विरोधियों को परास्त करेंगे। मंत्री जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि 2017 में आपकी जीत में एक्स फैक्टर था राजपूत और शाक्य। इस बार राजपूत समाज से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे हैं और संभावित उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। कैसे उन लोगों के सामने अपने आप को पेश करेंगे ताकि 2017 जैसी जीत दोबारा से हासिल की जा सके? भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय तैयारी नहीं करती है। हम लगातार 5 साल तक इस चुनाव के लिए तैयार रहते, तैयारी करते हैं। किसी एक जाति की पार्टी हमारी नहीं है। हमारी पार्टी सभी जातियों की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा नारा है। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है और सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं। कुछ जातियां जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं, कुछ जातियां संप्रदायवाद के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हम सभी जातियों को साथ लेकर और विकास के मुद्दे पर, विकास और देश की एकता और अखंडता, इसको लेकर हम चुनाव के मैदान में हैं। जो 5 साल तक हमारे प्रदेश की सरकार ने 4.5 साल और चुनाव तक 5 साल जो काम किया है, जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश को जो सफल नेतृत्व दिया है, उनके नाम पर चुनाव होगा, उनके काम पर चुनाव होगा। और मैंने भोगांव विधानसभा के अंदर जो 20 साल में जितने काम नहीं हुए थे, उतने 5 साल में करके दिखाए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि अग्नोत्री जी दावा तो बहुत करते हैं, योगी सरकार भी दावा करती है, लेकिन दावे हकीकत में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब दावे कोई न देखना चाहे तो उसका कोई इलाज है नहीं। तो उनका कहना है कि ये चश्मा सिर्फ भक्तों वाला चश्मा है जो सबको दिखाया जाता है, हकीकत का चश्मा लगा के देखो तो खंडर ही दिखाई देता है। हकीकत का चश्मा ये है कि उन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनाया पूरे उत्तर प्रदेश में, आगरा से लखनऊ। उसका इतना शोर, इतना हल्ला मचाया, हमने एक्सप्रेस वे बना दिया। हमारी सरकार 6 एक्सप्रेस वे बना रही है। उनका कहना है कि वो पास तो उन्होंने किए, एक्यूरेट ज़मीन उन्होंने की। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल एक ही बनाया था, वो भी अधूरा छोड़ के गए थे। उसका काफ़ी अधूरा काम हमारी सरकार ने पूरा किया है, वो भी अधूरा उद्घाटन करके चले गए थे। भोगांव विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आपके सामने जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। ये दूसरे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी के अलावा जो आपके साथ में लोग 2017 में दिखाई दे रहे थे, राजपूत समाज की, जिसकी मैंने शुरुआत में ही बात की, उसमें से भी कई ऐसे लोग हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि, और शाक्यों का भी यही कहना है कि मौर्य जी को सीएम बनाना था, उन्हें बनाया नहीं, तो इस बार अगर सीएम कैंडिडेट बदला जाएगा तो हम बीजेपी के साथ जाएंगे। तो इस शर्त पर आप क्या कहेंगे? लोगों से कैसे मिलेंगे? ये कोई शर्त नहीं। चुनाव के लिए 3 चीज़ें होती हैं जीतने के लिए। पहली बात होती है नीति, और दूसरी बात होती है नेता, और तीसरी बात होती है नीयत। नीति हमारी स्पष्ट है, हम राष्ट्रवादी सोच के हैं, वो तो साफ दिखाई देता है, साफ साफ है। नेता हमारा विश्व का सबसे बड़ा नेता है। प्रदेश के नेता हमारे योगी जी के घुटने तक कोई प्रदेश में नहीं आ रहा है।
विकास के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर और कानून व्यवस्था के नाम पर कोविड में जो सराहनीय काम किया है उसकी ऑस्ट्रेलिया तक प्रशंसा हुई है, हिंदुस्तान में ही नहीं। वो बात सही है आपकी, कोविड में सराहनीय काम हुआ है उसकी ऑस्ट्रेलिया तक प्रशंसा हुई, लेकिन अगर मैनपुरी ज़िले की बात की जाए तो मैं भुक्तभोगी हूँ। कोविड टाइम पे इस तरीके के हालात देखे हैं लोगों ने कि लोगों को बेड नहीं मिले। मैंने आपको भी कॉल किया था, मेरी अपनी माँ को मैंने खोया है और बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन तक नहीं मिला, और आपने भी बात की लेकिन आपके सीएम ने नहीं सुनी। तो जो ब्यूरोक्रेसी हावी है सरकार पर, क्या ये दावा सही है? क्योंकि आपकी भी नहीं सुनी जा रही है तो वो अधिकारी मतलब सरकार से आगे। कोविड में यूपी में और मैनपुरी में ही नहीं, पूरे देश के अंदर चूँकि एकदम तेज़ी से इतने मरीज आए कि जितनी हमारे पास व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई। सवाल और एकदम आपके घर में 4 लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था है और 100 लोग आ जाएं, 50 आ जाएं, तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आप इंतजाम नहीं कर पाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन सवाल इस बात का उठता है बिहेवियर, जैसे आपने कहा ना नियत और नीति के हिसाब से, तो उसमें व्यवहार भी मायने रखता है कि अगर आप मदद नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से बात करिए ताकि आदमी आप पर सवाल ना उठा पाए। उन चीज़ों की कमी दिखाई दी। कोविड के कार्यकाल में लगातार मैं घूमता रहा, लोगों को राशन भी बांटे, हाँ, वो पैकेट बांटे, बिल्कुल दिखाई देता है वो। विधायक निधि से पैसा दिया, अपनी जेब से भी लोगों को इलाज के लिए पैसा दिया, और किसी को लखनऊ एडमिट कराना, किसी को दिल्ली, जो मेरे बस में था उतना मैंने किया जितना सही। आप पर तो सवाल ही नहीं है, आप पर तो सवाल ही नहीं है। अब सवाल एक बात ये है कि आपके विरोधी जो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है भोगांव के अंदर, और भोगांव की मैं बात करता हूँ, तो उनका कहना है कि अग्निहोत्री जी जब तक कैबिनेट मंत्री नहीं बने तब तक तो भोगांव में दिखाई देते थे, अब गाड़ी में आते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं। भोगांव में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम होना चाहिए तो नहीं दिखाई दे रहा, जबकि काम उन्होंने भी नहीं किया है। तो आप क्या कहेंगे उनको? आप जहाँ बैठे हैं जी, आज तक के इतिहास में भोगांव विधानसभा की बात ही अकेले की नहीं मैं कर रहा हूँ, पूरे जनपद की कर रहा हूँ। किसी पार्टी के विधायक ने, किसी भी पार्टी के विधायक, कहीं जनता की समस्याएं सुनने के लिए, कहीं बैठने के लिए जगह बनाई? आज तक नहीं बनाई। भोगांव में तो 5-6 बार पिता पुत्र रहे, आज तक समस्याएं सुनने के लिए कोई जगह नहीं बनाई। आप जहाँ बैठे हैं ये आलीशान जगह जनता की सेवा के लिए बनाई गई है। आपका जो विभाग है, जो मंत्रालय है, उसे रेवेन्यू जनरेटर के तौर पर जाना जाता है। कोविड काल में अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी थी और आपके विभाग की तरफ से सरकार को काफ़ी रेवेन्यू मिला, उससे कई विकास कार्य भी आगे बढ़े। अगर दोबारा सरकार बनती और फिर यही विभाग आपको मिलता है तो आपकी रणनीति क्या होगी ताकि बेहतर से बेहतर काम किया जा सके? दूसरा इसी में सवाल ये है कि अवैध शराब, जो जहरीली शराब के जो मामले आते हैं जिनसे लोगों की जान जाती है, उसको रोकने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? समाजवादी पार्टी की सरकार जब जा रही थी जी, 2017 में, तो आबकारी विभाग के द्वारा जो राजस्व था वो 14,270 करोड़ रुपया ये उन्होंने छोड़ा था। मैं जब चुनाव 2017 में लड़ रहा था तो मैंने घूम घूम के लोगों से एक बात कही थी, हर गांव की सभा में भी, छोटी सभा में, बड़ी सभा में, कि अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया और विजयी बनाया तो मैं विधायक नहीं, आपका सेवक बनकर काम करूँगा। वो दिखाई देता है सर। और मैंने 4.5 साल में सेवक बनकर सेवा करने का काम किया है। विधायक निधि जिसका बंदरबांट होता था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन अधिकांश पैसा विधायक निधि का कॉलेज स्कूलों में जाता था और उससे रिटर्न 50%, कहीं 40% पैसा वापस आता था। भ्रष्टाचार का अड्डा था। हमने एक भी कॉलेज और स्कूल को पैसा नहीं दिया है, 1 रुपया भी। सब जगह सड़कें बनाने का काम किया है, नाली बनाने का काम किया है, ट्राई साइकिल गरीबों को दी है, इलाज के लिए पैसा दिया है, हैंडपंप लगवाने का काम किया है, विकास के काम किए हैं। और ऐसी सड़कें बनाई हैं जो 20 साल तक बिना कमीशन के, 1 रुपया भी कमीशन उनमें नहीं लिया गया है, बिना कमीशन के सड़कें बनी हैं। 20 साल तक उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, मजबूती से उनको बनाया गया है। और सबको साथ लेकर
हमने किसी एक जाति के लोगों के यहाँ काम नहीं किया, सभी जातियों में, जहाँ कभी हुआ ही नहीं था विकास, जहाँ गया नहीं था वहाँ विकास करने का काम किया है और जन जन की सेवा करने का काम किया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से और पूरे प्रदेश के लोगों से आपकी अपील क्या होगी चुनाव को देखते हुए? उत्तर प्रदेश को अगर सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, उत्तम प्रदेश बनाना है, पिछली सरकार तक ये प्रदेश बीमारू प्रदेश कहा जाता था। उत्तम प्रदेश वो भी कहते थे, वो कहते थे, लेकिन 12वें स्थान पे था देश में विकास की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में 12वें स्थान पे था। और आज योगी जी के नेतृत्व में 4.5 साल में ये प्रदेश अब दूसरे स्थान पर है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये काम हमने करके दिखाया है। इसलिए कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय की कानून व्यवस्था को लोग याद करते थे, और आज प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि माननीय कल्याण सिंह जी जैसी कानून व्यवस्था फिर लौट के आई है, उससे भी बेहतर है। माफिया, डॉन, अपराधी जो गरीबों पर शोषण कर रहे थे, कब्जे कर रहे थे, ज़मीनों पर कब्जे कर रहे थे, वो या तो जेल के अंदर पड़े या प्रदेश छोड़ के भाग गए। और जो दुर्दांत थे, जिनका कोई इलाज नहीं था, लाइलाज हो गए थे, वो भगवान को प्यारे हो गए। इसलिए प्रदेश में इस समय अमन, चैन, शांति है और विकास की गति पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्यों? कि केंद्र में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, ये गरीबों की सरकार है। क्योंकि मोदी जी ने 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार का संसाधन, मेरी सरकार का खजाना ये गरीबों के लिए समर्पित है। इसलिए आप देख रहे हैं कि गरीबों को फ्री खाद्यान्न मिल रहा है, 10 किलो एक यूनिट पे। किसान सम्मान निधि किसानों को मिल रही है, शौचालय सबके घरों पे बन गए, गैस के कनेक्शन गरीबों को मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास मिल रहे हैं, गरीब लड़कियों की फ्री में शादी कराने का काम हो रहा है। तो हम काम के आधार पर, विकास के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर, अमन, चैन और शांति के नाम पर हम प्रदेश में फिर चुनाव मैदान में हैं। और मुझे विश्वास है कि 350 सीट जीतकर माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी, कोई आसपास भी नहीं है। उत्तर भोगांव और मैनपुरी का कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होने के संकेत मिले हैं, धरातल पर कब तक दिखाई देगा? पूरे उत्तर प्रदेश का अब कोई ज़िला नहीं बचा है जहाँ मेडिकल कॉलेज न बने। मैं बहुत दिनों से प्रयासरत था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कई बार अनुरोध किया और उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। अब मैनपुरी में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया है, जल्दी ही उसकी जगह वगैरह देखकर काम प्रारंभ होगा। मैं समझता हूँ कि एक आने वाले 2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज यहाँ प्रारंभ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी पूरे चुनावी मोड में है और बीजेपी की तरफ से कोशिश यही है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। विरोधी चाहे कितना भी दावा करे, विरोधियों की तरफ से चाहे कितना भी कहा जाए कि बीजेपी को जनता नकार रही है, लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री से जो हमने बात की उनकी बातों पर गौर किया जाए तो उनका दावा यही है कि जनता उन्हें पसंद कर रही है और जनता मिशन रिपीट का सपना ज़रूर पूरा करेगी।